राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम मॉक 39 की बात करेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 39 की बात करेंगे। इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं मॉक नंबर 39 में पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आप देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आसान है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको करा रखे हैं क्लास में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में 4 बैगनी है, एक सफेद है, 2 नीली गेंद है। 2 गेंदें रैंडम रूप से निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि गेंदों में से कोई भी गेंद नीली ना हो? कोई भी गेंद नीली ना हो। अब सुनना मेरी बात को गौर से। सर बैगनी की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब पर्पल कलर की टोटल 4 गेंद है। व्हाइट की बात कर रहे हैं, व्हाइट कलर का 1 गेंद है। और ब्लू की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर के टोटल कितनी गेंद है? 2। तो हमसे कह रहा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी कि कोई भी गेंद क्या हो, नीली ना हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो सिंपल सी बात है कि 3 तरीके के गेंद है और कह रहा है उसमें से कोई भी गेंद नीली ना हो। मुझे जो सेलेक्ट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें नीली ना हो। तो नीली ना हो इसका मतलब क्या हो? तो सर पर्पल हो या तो व्हाइट हो। अरे बोलो हाँ या ना। नीली तो हमें लेनी ही नहीं है, हमें तो नीली की तरफ ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान किसके तरफ देना है? पर्पल और व्हाइट पे। काम खत्म। अब आपको पता है कि सर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो फेवरेबल आउटकम चाहिए और उसके बाद टोटल आउटकम चाहिए। बोलोगे जी सर। अच्छा, गेंद कितने सेलेक्ट करने हैं? सर सेलेक्ट हमें गेंद जो करने हैं, जो सेलेक्ट गेंद करने हैं वो टोटल 2 गेंद करने हैं। और ये दोनों में से दोनों कोई नीली ना हो। तो मैं आपसे पूछूं टोटल आउटकम क्या होगा, तो आप कहोगे टोटल में तो ये सारे बॉल लेंगे, 4 2 6 और 1 7। और 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। मैं आपसे पूछूं फेवर में क्या चाहिए, तो फेवर में हमें ये चाहिए कि कोई भी गेंद नीली ना हो। तो सर नीली वाले को छोड़ दो, बाकी कितने बचे? पर्पल 4 और व्हाइट 1। तो टोटल कितने? 5। 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो। 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो। अब वो चाहे ये दोनों ये पर्पल आ जाए या दोनों रेड व्हाइट आ जाए या एक पर्पल आए एक व्हाइट आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस नीली नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन का। तो सर निकाल लो। 7 गुना 6 और फैक्टोरियल 2 का मान दो। 2 से ये 3 बार गया तो वैल्यू 21। इसको सॉल्व करोगे 5 गुना 4 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। 2 से काटोगे यह कितनी बार? 10 बार। तो मैंने कहा जो फेवर में आउटकम है वो 10 है। टोटल कितने में से? 21 में से। तो ऑप्शन नंबर बी से ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ये अपना क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर। तो बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान देना था, कोई भी नीली ना हो। तो नीली नहीं का मतलब बाकी जो बचे वो हो जाए तो काम चल जाएगा। इससे हमने कर लिया। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। राम और गंगा की आय का अनुपात 4:3 है, व्यय का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक की बचत 2700 रुपये है। मतलब राम भी 2700 बचाए, गंगा भी 2700 बचाए। तो उनके व्यय क्या होंगे ये बताना है। तो देखो, राम है, गंगा है। इनकम की बात करें, इनकम का रेशियो 4 और 3 है। सर खर्च की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, 3 और 2 है। तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, सेविंग का रेशियो क्या होगा? तो आय में से खर्च घटाओगे सेविंग। तो 4 में से 3 घटाया 1 और 3 में से 2 घटाया 1। सर दोनों जगह सेविंग का रेशियो सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि सर हर जगह हमें 2700 रुपये बचाने हैं। राम भी 2700 बचाएगा, गंगा भी 2700 बचाएगी, दोनों की सेविंग सेम है। तो उनके रेशियो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नहीं होते तो हमें सेम बनाने होते, तब जाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमें तो बस सिंपल ये देखना था कि सर हर एक की बचत 2700 है। तो यहां देख रहा हूं राम की बचत 1, गंगा की बचत 1, इनकी भी बराबर है। तो मैंने कहा एक किसके बराबर? 2700 के। तो सर रेशियो का मान कितना आया? 2700। अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी क्रमशः उनकी व्यय बताए, मतलब आपको खर्च बताना है राम का और गंगा का। तो राम का खर्च कितना है? 3। 3 गुना 27 करोगे 81 और 2 जीरो बैठा दोगे। गंगा का खर्च कितना है? 2। 2 गुना 27 करोगे 54 और 2 जीरो बैठा दोगे। तो उनके खर्च क्या होंगे? 8100 5400। ऑप्शन नंबर सी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन आसान इसलिए क्योंकि इनका बचत का रेशियो भी सेम था। नहीं होता तो सेम बनाते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते। अगले को देखो, तीसरे को कह रहा 1600 की 16% 16%
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित 50 रुपए की राशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। अरे भाई, समय निकालना है, ब्याज में किसका गुना, 100 का, मूलधन और दर का गुना। ब्याज कितना, तो सर 2500 रुपये का मूलधन है और यह कितने का मिश्रधन बनाता है, 4100 का। तो कितना अधिक हो गया, तो सर 4100 माइनस 2500, 1600, 1600 का ब्याज गुना कितना, 100, मूलधन कितना सर 2500 और दर मेरे पास कितना है 16%। 2020, 16 से 16 गया, 25 से यह वैल्यू कितनी बार, 4 बार। तो 4 वर्ष कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है भाई, चलिए अगले को देखिए, चौथे को। डीआई है, कैसा डीआई है, लाइन ग्राफ है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्राफ एक परिवार के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। एक परिवार का विभिन्न खर्च है उसको दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का क्या दीजिए उत्तर। प्रश्न का उत्तर क्या देना है, तो कह रहा है अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर में कुल व्यय का अनुमानित औसत क्या होगा। अच्छा, इन सब का एवरेज निकालना है। किसका किसका निकालना है, पहले तो ये देख लो। एक तो सर अप्रैल की बात कर रहा है, मतलब ये 35 है अप्रैल का डेटा। मई की बात कर रहा है सर, इसका डेटा 40 है। जून की बात कर रहा है, इसका डेटा 45 है। जुलाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगस्त की बात कर रहा है, इसका डेटा 45, सितंबर का डेटा 45 और अक्टूबर का 25। मतलब इन छो का मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। देखो सर, एवरेज निकालना है, तो निकालो एवरेज। कैसे निकालोगे एवरेज, तो सर इनका एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, तो सिंपल इन सबको जोड़िए। किसको किसको, इन सभी डेटा को। तो बताओ ना, 35 और 45 दिख रहा है ना, 35 और 45, 80 80 40 120। इनको जोड़ोगे 90, 120 में 90 जोड़ोगे 210 और 210 में 25 जोड़ोगे 235। और टोटल कितने की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 की। तो 6 से काटो, काटना पड़ेगा। बताओ 6 3 तो 18 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 और 5 55, तो 6 नमा 54। फिर कितना बचेगा, 1, तो दशमलव लगा के 0, 10, तो 6 एकम 6, 39.1 के करीब में एवरेज आना चाहिए। जी सर, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में। और कहा भी है ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट कह रहा है, अनुमानित कह रहा है। तो सर 39.1 मतलब इनका एवरेज क्या आएगा, 39 आएगा। क्लियर है भाई, चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताओ, ऐसे में मैंने आपको क्या सिखाया है, हमसे क्या कहा जा रहा है, 8 का पावर 6 है प्लस 1 है, इसमें मुझे 7 का भाग लगाकर रिमाइंडर बताना है। तो ऐसे केस में मैंने क्या सिखाया था, आपको दो बातें बताई थी कि मैंने कहा 3 में 4 का भाग लगाओ। तो बताओ, भाग जिससे लगाना है उससे तो यह नंबर कम है, कम है तो यही रिमाइंडर हो गया, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो मैंने कहा 8 में 7 का भाग लगाओ, तो आपने कहा सर 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब ये दो केस ध्यान रखना है। पहला केस क्या, कि अगर ऊपर जिसमें भाग लगाना है वह नंबर छोटा है जिससे भाग लगाने वाले से, तो सर वही रिमाइंडर हो जाए। सर 3/4 में 3 छोटा है 4 से, तो 3 मेरा रिमाइंडर है। 8/7 में ये बड़ा है 7 से, तो भाग लगाएंगे, 7 का पारा पड़ा एक बार, तो बचा कितना, 1। तो हमेशा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ये बात और दूसरी ये बात कि कोई भी क्वेश्चन है अगर वहाँ पे हमें ऐसे वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि जिसमें भाग लगाना है ना उसको ऐसा नंबर बनाया जाए ताकि भाग लगाने पर हमेशा रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा होता, मैं कहता कि 2 का पावर 8 है, इसमें 7 का भाग लगाकर रिमाइंडर बताओ। तो मेरी कोशिश क्या होती, सर ये 2 का पावर 8 है, सिंपल 2/7 होता तो 2 मेरा रिमाइंडर हो जाता, लेकिन 2 का घात 8 है, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 2 का घात 8 निकालूंगा फिर उसमें 7 का भाग लगाऊंगा, ऐसे नहीं। मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो 2 का घात 8 है ना, इसको एक ऐसा नंबर बना लिया जाए जिसमें 7 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 1 बचे। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो सर मैं कहूंगा 7 है, तो अगर यहां 8 होता तो 7 एकम 7, 1 रिमाइंडर बचता। तो मैं कोशिश करूंगा इसको 8 बनाने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा कि सर मैं अगर 2 का घात 3 लिखूं, बोलो हाँ या ना, 2 का घात 3 लिखूं और गुना
2 का घात क्या करूं 5 करूं, या और बटा क्या करूं 7 करूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 का घात 3, 2 का घात 5, तो ये 2 का घात 8 हो जाता। तो 2 का घात 3 कितना होता सर, 2 का घात 3 कितना होता 8। क्लियर है, 2 का घात 3 कितना होता सर 8 होता। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको तो 2 का घात 3 लिख दिया, अच्छा इस 2 के घात 5 को भी 2 का घात 3 लिख दूं और इसको 2 का घात 2 लिख दूं और 7 का भाग लगाऊं, तो सर ये वैल्यू भी 8 बन जाएगा, ये वैल्यू भी 8 बन जाएगा। तो यहां भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 1 और 1 आएगा, और ये वैल्यू क्या बनेगा 2 का घात 2 कितना 4, और 4 में 7 का भाग लगाऊंगा, चूंकि 4 7 से छोटा है तो रिमाइंडर 4 ही होगा, और इन सबको गुना किया तो वैल्यू कितना आया 4, और ओवरऑल भी 7 से छोटा है, तो यही मेरा क्या हो गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम करना होता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स में तो क्लास में आपको बता ही रखा है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, मुझे कह रहा 8 का पावर 6 प्लस 1 में 7 का भाग लगाकर रिमाइंडर बताना है। तो 8 का पावर 6, 8 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो चलो इसको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, 8 का पावर 6 में भी 7 का भाग लगाना है और 1 में भी 7 का भाग लगाना है, यही तो करना है। अब मुझे बताओ, इस 8 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 का पावर मैं 6 करूंगा तब भी 1 ही आएगा, और इस 1 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से छोटा है। तो आपने कहा 1 का पावर 6 1 और प्लस 1, 1 और 1 कितना 2, ये 2 ओवरऑल इस 7 से छोटा है ना, तो 2 ही मेरा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। मान लो इन केस ये 2 ना आके 12 आ जाता तो फिर हम 7 का भाग लगाते, क्योंकि बड़ा नहीं हो सकता है, जिससे भी भाग लगाते हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर होता है। तो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो दो बातों का ध्यान देना होता है, हमेशा कोशिश ये करना होता है कि सामने वाले नंबर को ऐसा बना ले कि भाग लगाने पर रिमाइंडर 1 निकले। इससे क्या है, चीजें आसान हो जाती है। हालांकि बहुत सारी चीजें और भी बताई। अच्छा, कोई भी व्यक्ति पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स लेना चाहता है पीएसआई का, तो आपको आसानी से हमारे ऐप पे 1000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हो तो 1100 में ये बैच मिल जाएगा। साथ साथ में कोई बच्चा ऐसा चाहता है नहीं हमें तो पूरा मैथ चाहिए, तो कंप्लीट मैथ आपको 900 रुपये में पीएसआई का मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। और कोई बच्चा चाहता नहीं हमें कॉम्बो चाहिए कि मैथ भी हो जाए रीजनिंग भी हो जाए, तो मैथ और रीजनिंग पीएसआई के लिए कॉम्बो लोगे 1500 में, मैथ और रीजनिंग अगर आरएस के लिए कॉम्बो लोगे 1600 में। और सभी आपको अवेलेबल कहाँ होगा, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम दिया गया है रीजनिंग ऋषि सर। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो और कोर्स को परचेज आप कर सकते हैं। अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगले को देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा सर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% कम हो जाए तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई, तो x का मान क्या होगा। अरे भैया ये ज्यादा कुछ नहीं है, याद है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मूल्य में जब खपत का गुना करते हैं तो टोटल खर्च आता है, याद है। प्राइस में कंजप्शन का गुना करे तो टोटल खर्च आ रहा है, तो भैया प्राइस तो कम हो रहा है, ठीक है, टोटल खर्चा 20% बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा बताना है कि कंजप्शन में कितने की वृद्धि होगी। तो कंजप्शन कैसे निकालोगे सर, टोटल खर्च में प्राइस का भाग लगाकर। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अब बताओ, प्राइस की बात करें तो प्राइस में 25% की कमी हुई, तो सीधा सीधा 25% को 1/4 लिख सकते हैं। टोटल खर्च की बात करें तो 20% की वृद्धि हुई, तो सीधा सीधा 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे प्राइस मेरा पहले 4 था, 1 घटकर 3 हुआ। खर्च मेरा ओवरऑल पहले 5 था, 1 बढ़कर 6 हुआ। तो कंजप्शन मेरा क्या होगा, 5/4 खर्च में प्राइस का भाग और 6/3 खर्च में प्राइस का भाग। सरल कर लो भाई, बताओ ये तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2/1 हुआ, तो 5 गुना 1 5 और 4 दूनी 8। मतलब जो कंजप्शन है वो 5 से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो सर परसेंटेज में बताना है तो आपने कहा 3/5 में, और गुना किसका सर 100 का। 5 से ये 20 बार और 20 गुना 3 कितना होता है 60%। तो 60% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। कह रहा आरिफ ने 25%
प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के बाद 15,625 का भुगतान किया। 3 वर्ष के बाद इतना भुगतान किया, मतलब ये मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है। बोलोगे जी सर। भुगतान करके ऋण चुकाया तो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर ऋण की राशि क्या है, मूलधन निकालना है। ओवरऑल 3 साल का मिश्रधन दिया है, दर दिया है, मूलधन निकालना है। आसानी से निकाल लेंगे। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25%। 25% का मतलब 1/4। सर इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन का रेशियो 1 साल का 4 रहा होगा, मिश्रधन का 5 रहा होगा। ये है। जबकि क्वेश्चन में डिमांड कितने वर्ष की कर रहा है, 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष का कैसे निकालोगे, इसका घात 3 ले लो। 4 का घात 3 64 और 5 का घात 3 125। इसी 125 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना सर, 15,625। क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये जो 15,625 है, आप सबको पता है कि 25 का घन होता है 15,625। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं 25 का घन कह सकता हूं ये, तो मैं यही तो कहूंगा कि सर एक 25 को मैं 5 गुना 5 लिख दूं और एक 25, 2 25 वैसे ही रहने दूं, तो 125 और 125। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि सर 125 का वर्ग भी 625 होता है, या 25 का घन भी, सॉरी 125 का वर्ग भी 15,625 होता है, और 25 का घन भी 15,625 होता है। तो 125 से ही तो इसको काटना था, तो मैंने कहा सर 125 बार में कट जाएगा, क्योंकि 125 का वर्ग भी ये होता है, या फिर 25 का क्यूब ये होता है। ठीक है। तो सर रेशियो का मान कितना आया, 125। तो 125 गुना क्या करेंगे, 64। बताओ 125 का 6 गुना करना है, तो 12 छक 72 और 12 पंचे, सॉरी 6 पंचे 30, तो 750 और एक जीरो बैठा दो। और 125 का 4 गुना कितना होता है सर, 500। इनको जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, 8,000। इनको जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, 8,000। तो 8,000 क्या था सर, मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में। बात जानने वाली ये थी कि 25 का घन 625 या फिर 125 का वर्ग भी 625। ये वाली चीज दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। आगे देखिए 8वें नंबर को। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग, 2 विकर्ण होंगे समचतुर्भुज में, उनका योग L दिया है, उनका परिमाप 4p दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो आप खुद ही बता दो ना, मैं यहां लिख रहा हूं। देखो ये समचतुर्भुज है, एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये। तो पहले विकर्ण को अगर मैं D1 मानूं, दूसरे विकर्ण को मैं D2 मानूं, तो इनका योग L दिया है क्वेश्चन में। और कह रहा है सर इसका परिमाप 4p है, तो सर भुजा p रही होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है सर, जो भुजा a है ना, वह क्या रहा होगा, p। या a ना लिखकर मैं भुजा लिख देता हूं कि सर भुजा क्या रहा होगा, p रहा होगा। और इस भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं, a से। यही तो कहना चाह रहा है, क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा, भुजा का मान p है, तो 4p आया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें संबंध क्या, आप हालांकि आपको समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, और आप सबको पता है कि अगर एरिया तभी निकाल पाएंगे जब इनका दोनों विकर्ण पता हो, इन दोनों को गुना करके आधा कर दे तो एरिया निकाल पाएंगे। लेकिन क्या मुझे दोनों विकर्ण का मान अलग अलग पता है, नहीं, तो पता करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो बताओ। कर्ण और भुजा में क्या संबंध पढ़ाया है, याद है, 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले विकर्ण का स्क्वायर, ये पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसका वर्ग कर लूं तो मैं लिख सकता हूं पहले वाले का वर्ग दूसरे वाले का वर्ग प्लस 2 गुना पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण बराबर क्या, L स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं ऐसा कहूं कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप कहोगे L स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। बोलो हाँ या ना, ये बात आप कह सकते हो। और आपको ये बात पहले से पता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान क्या है, p स्क्वायर बराबर पहले विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक बात बताओ ना, एक लाइन और ले लेता हूं सर, इस D1 प्लस D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना सर L स्क्वायर माइनस 2 गुना D1 और D2।
अब थोड़ा सा और सरल कर लो, सर ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो मैं कहूंगा 2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर एल स्क्वायर माइनस 4p²। तो यहां से मैं दोनों विकर्णों का अगर गुना निकालूं तो यही तो कहूंगा एल स्क्वायर माइनस 4p² और इसका आधा। ये जो वैल्यू मैंने निकाला है ये क्या निकाला है, दोनों विकर्णों का गुना निकाला है। और एरिया निकालना है हमें, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुना। अरे बोलो हाँ या ना। और दोनों विकर्ण का गुना तो हमें पहले से निकाल के रखा है, क्या निकाल के रखा है, एल स्क्वायर माइनस 4p² और इसका आधा। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, 1/4 ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 4p²। ये तो पूरा डिटेल्स में आपको समझाया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर रहा है, बी से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। कह रहा निखिल और नेहा 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है। तो निखिल है और नेहा को तो पूरा लिख ही देते हैं। इनकी पूंजी का रेशियो क्या है सर, 5:4 है। अच्छा, नेहा ने जिस समय के लिए अपनी पूंजी निवेश की वह निखिल द्वारा निवेश किए गए समय से 1 वर्ष अधिक है, ठीक है। नेहा और निखिल के समय में 1 वर्ष का अंतर चल रहा है, वो भैया इस लाइन से पता चल रहा है। आप भी पढ़ो, मैंने तो पढ़ लिया। आगे क्या कह रहा है, उन्होंने के लाभ का अनुपात, उनके जो लाभ का रेशियो है निखिल और नेहा के 6 और 5 है। तो समय का रेशियो निकाल लोगे कैसे, पढ़ा रखा है सर, प्रॉफिट बराबर अमाउंट इनटू टाइम। तो टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट में पूंजी का भाग लगाओगे, तो लगाओ सर, लाभ कितना 6 पूंजी 5, लाभ 5 पूंजी 4, सरल कर लो सर, 6 चौका 24 और 25। इसका मतलब क्या है कि निखिल के लिए समय का रेशियो 24 है, नेहा के लिए समय का रेशियो कितना है, 25 है, और इनके बीच अंतर कितने का है, 1 का। और क्वेश्चन में भी इनके बीच का अंतर क्या दिया, 1 वर्ष, तो रेशियो का मान 1। तो यहां से क्या पता चला कि अगर निखिल की बात करें, किसकी बात करें, निखिल की, तो निखिल का एज, निखिल ने कितने समय के लिए पैसा लगाया होगा, 24 साल। और नेहा की बात करें तो नेहा ने कितने समय के लिए पैसा लगाया होगा, 25 साल। क्यों, क्योंकि सर इनका अंतर भी 1 है और क्वेश्चन में भी कह रहा है इनका अंतर 1 वर्ष से अधिक था। तो सर इनके बीच का अंतर 1 वर्ष है, तो 1 बराबर कितना, 1, तो रेशियो का मान 1, ये 24 और ये 25, तो 24 गुना 1 24 वर्ष और 25 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कि नेहा ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया था, सर 25 वर्ष। 25 वर्ष एग्जैक्ट आंसर आएगा 25 वर्ष। अगर ये वाला लाइन नहीं दिया होता ना तो रेशियो में बताते कि 25 के रेशियो में इन्होंने इतने समय के लिए इसने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। आगे देखो 10वें को, कह रहा मीन और मीडियन का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सर मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, छोटे से। सबसे पहले 1, 1 के बाद क्या आएगा सर, 4, 4 के बाद क्या आएगा सर, सही है ना, 8, 8 के बाद क्या आएगा सर, 9, 9 के बाद क्या आएगा सर, 13, 13 के बाद क्या आएगा सर, 15, 15 के बाद क्या दिख रहा है सर, 18, 18 के बाद क्या दिख रहा है सर, 21, 21 के बाद क्या दिख रहा है सर, 23, और 23 के बाद क्या दिख रहा है सर, 35। बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। कितने डेटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो सर माध्य क्या होगा, बीचों बीच 2 डेटा आएगा, 4 इधर से छोड़ा 4 इधर से छोड़ा, इन दोनों का योग, यही तो मीडियन होगा। इन दोनों का योग करो सर 28 और इसका आधा कर दो, कितना आया, 14। मीडियन तो 14 आया। जब पदों की संख्या सम होती है तो बीच में 2 डेटा आएगा, उनको जोड़ के आधा करो, वो मीडियन। अब सर मीन निकालना है, कैसे करोगे, तो जितनी भी राशि दी गई है उनका योग और बटा राशियों की संख्या। तो राशि 10 है तो 10 तो लिख ही दो, राशियों की संख्या 10 है तो 10 लिख दो। अब इनका योग करो, तो चलो सर योग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 और 4 12, तो ये हो गया अपना 22। 22 में 23 जोड़ोगे सर 35 हो जाएगा, 35 में 15 जोड़ोगे, 22 में
वापस एक बार देखो, 9 और 1 10, 8 और 4 12, 22, 22 में 13 जोड़ो कितना हो गया 35, 35 में 15 जोड़ो कितना हो गया 50, 50 में 35 जोड़ो कितना हो गया 80, 80 तो ये हो गया। अब इधर क्या है 18, 21 और 23, तो 21 और 23 44, 44 में 18 जोड़ दो 10 62, 44 में 18 जोड़ दो 8 4 12 62, इनको जोड़ा 2 और ये 4, तो आपने कहा इन राशियों का योग कितना आएगा सर 142 आएगा। 10 का भाग लगाते ही कितना आया 14.2। सही किया है ना, कहीं कुछ गड़बड़ थोड़ी किया है। 0.2 अंतर होना चाहिए, चेक करें क्या कहीं राशियों के योग में तो गड़बड़ नहीं किया। नीचे तो 10 आएगा, चलो इनको जोड़ी लेते हैं, 4 1 5, 8 5 13, 13 और 13 कितना 26, 26 में 9 जोड़ लो, तो 26 में अगर मैं 9 जोड़ूं तो सर ये वैल्यू बनेगा 35, 35 में 15 जोड़ूं तो सर ये 50 बनेगा, 50 में 35 जोड़ूं तो सर ये 85 बनेगा, ठीक है। और ये तो मेरा 44 और 18 ये तो 62, ठीक है सर 147 आएगा इनका योग, इनका योग आएगा 147, 147 में 10 का भाग दोगे 14.7, ठीक है। तो माध्यिका 14 है, माध्य 14.7 है, इनका डिफरेंस पूछा है, तो सर इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 14.7 माइनस 14 कहने का मतलब 0.7। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, डेटा को सही से बस जोड़ना था। तो ये मॉक नंबर 39 के आपके 10 क्वेश्चन क्या होते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।